नमस्कार, ऑल्टरनेट मीडिया में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है पेगासस, पेगासस से जुड़े सारे सवाल और पॉलिटिक्स। इस पर रोशनी डालने के लिए है हमारे साथ डॉक्टर गौरव प्रधान सर। सर, आपका ऑल्टरनेट मीडिया में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। आपसे आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। जय श्री राम। जय श्री राम सर। तो सर, पेगासस बहुत ही हॉट टॉपिक हुआ है इस वक्त। ऑपोजिशन पार्टीज पूरी तैयारी के साथ हैं कि पार्लियामेंट में कैसे बीजेपी सरकार को घेरा जाए और बहुत कुछ। पर जो बेसिक क्वेश्चन है, जैसे हम में से बहुत लोग हैं जो जानते नहीं हैं कि क्या सॉफ्टवेयर है, कैसे काम करता है। आप क्योंकि टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप छोट गायत्री मैम, लगता है आपका कनेक्शन ठीक नहीं है, आप ब्रेक हो रहे हैं। गायत्री मैम, कैन यू हियर मी? आपका कनेक्शन ठीक नहीं है मैम। अभी इट्स आपका फाइन बिकॉज़ आई कनेक्शन थिंक आई कैन सी यू। अच्छा, देखिए, जी, पहला तो थंब रूल ये है कि ये जो सॉफ्टवेयर का नौटंकी चल रही है भारत में, ये केवल एक डाइवर्जन टैक्टिक्स है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। क्योंकि ये बात उठी थी जी, 2017 में भी और 2018 में भी, 2019 में भी मैंने लिखा था आई एम स्माइलिंग। तो मेरा ट्वीट था 2019 में कि आई एम स्माइलिंग, मैम क्या होता जी, है, देखो, जब पुराने ज़माने में शादी होती थी ना, जी, तो लड़के वाले लड़की की खबर लेते थे, मतलब बैकग्राउंड चेक करते थे उसके रिश्तेदारों में, कॉलेज में अगर वो कहीं काम करती हैं वहाँ पर, और ऐसी लड़की वाले भी लड़के की बैकग्राउंड चेक करते थे कि वो कहाँ काम करता है, उसकी कितनी तनख्वाह है, जो वो उसके परिवार वालों ने बोला है वो सही बोला है या गलत बोला है। समय बदला, समय बदलने के बाद आपकी प्राइवेट इंटेलिजेंस एजेंसी या सिक्योरिटी एजेंसी आ गई, जो बैकग्राउंड चेक जी, करती हैं आपका, मतलब ख़ास तौर से विवाह रिलेटेड में। और जी, आज के टाइम में सन 2000 के बाद 9/11 के बाद हर कॉर्पोरेट कंपनी, चाहे वो छोटी हो बड़ी हो, हर एम्प्लॉय का बैकग्राउंड चेक करती है। उसकी एजुकेशन, उसके फाइनेंशियल्स, उसके क्रिमिनल रिकॉर्ड और उसका सर्विस एक्सपीरियंस चेक होता है थर्ड पार्टी के माध्यम से। तो इस तरह से कोई किसी के बारे में चेक करना कोई बुराई नहीं होती है, और ये कोई इलीगल एक्टिविटी नहीं है। अगर राष्ट्र को सुरक्षित रखना है तो आपको सर्विलेंस करनी पड़ेगी, और दुनिया का हर बड़ा या मध्यम मुल्क या छोटा देश भी अपने राष्ट्र को सुरक्षित रखने के लिए अपने राष्ट्र के कुछ लोगों पे या बहुत लोगों पे सर्विलेंस आज से नहीं, हमेशा से करता है। मनमोहन सिंह जी ने बोला भी था कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए सर्विलेंस ज़रूरी है, और उस समय की बात आई थी, आरटीआई से पता चला था 9,000 फ़ोन और कुछ 450-500 ईमेल आईडीज़ सर्च होती थी, सर्विलेंस पे रहती थी। फ़र्क ये है कि मोदी सरकार आने के बाद ये थोड़ा और एडवांस लेवल पे चला गया, और इसमें अब 9,000 नहीं है, शायद 9 लाख होंगी या 90 लाख होंगी। ऐसे अकाउंट सर्च होते हैं, ऐसे अकाउंट पे नज़र, फ़ोन्स पे नज़र रखी जाती है, ईमेल्स पे नज़र रखी जाती है। समय के हिसाब से जैसे हम डिजिटल वर्ल्ड में चले गए, सर्विलेंस का सीन भी बदल गया। भारत में एक डिपार्टमेंट है एनटीआरओ, इस काम में लगा हुआ है, और ये लोग कोई ऐसा नहीं है कि एक फ़ोन, ठीक है, कुछ लोगों के फ़ोन लेके उनको मॉनिटर किया जाता है जो रडार पे आते हैं। आपको एक उदाहरण दूँ,
अगर पिछले अप्रैल का आपने मेरा गैप का पोस्ट देखा हो तो मैंने लिखा था कि सिविल फार्मर प्रोटेस्ट होगा और उसकी कोशिश होगी सिविल अनरेस्ट क्रिएट करने की। तो मेरे पास ये खबर, कोई एस्ट्रोलॉजर तो हूँ नहीं मैं, और कोई मेरे पे दैविक शक्ति तो है नहीं कि मैं घर में बैठ के ये सारी चीज़ें पता कर लूँ। कहीं से इन्फॉर्मेशन आई, कुछ सर्विलेंस हुआ होगा, किसी को देखा होगा कि किसी की कन्वर्सेशन सुनी होगी, चैट सुनी होगी। आज के टाइम में क्या होता है, दो तरह से सर्विलेंस होती है। एक होती है एडवांस सर्विलेंस, और दोनों ही एडवांस होती हैं। एक सर्विलेंस स्टेट करता है और दूसरी सर्विलेंस स्टेट थर्ड पार्टी से करता है। तो थर्ड पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट होता है और उसमें से जैसे शादी की थर्ड पार्टी का इन्वेस्टिगेशन हम जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, जो प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर्स हैं, उनके हाथ में दे देते हैं लड़की लड़की के बारे में। तो ऐसे ही होता है कि हम कुछ जो लोग रडार पे होते हैं वो हम खुद नहीं कर पाते, बहुत बहुत टेक्निकली एडवांस लेवल पे सर्वेलेंस करनी पड़ती है तो हम करते हैं। अब मनमोहन सिंह के टाइम में भी सर्वेलेंस थी, आज भी सर्वेलेंस थी। फर्क क्या था? फर्क ये था कि मनमोहन सिंह जी के टाइम में जो सर्वेलेंस थी वो प्राइमली पॉलिटिकल सर्वेलेंस थी, वो नेशनल सिक्योरिटी की उसमें ज़्यादा रोल नहीं था। जैसे कि प्रणब मुखर्जी का दफ्तर में बग किया गया था, जॉर्ज फर्नांडिस के टाइम पे भी उनका भी बग किया गया था, अटल जी के भी बग किया गया था। वो पॉलिटिकल सर्वेलेंस है, पॉलिटिकल माइलेज के लिए, उसका नेशनल सिक्योरिटी से लेना देना नहीं है। और उसका सबसे बड़ा प्रूफ ये है कि मनमोहन सिंह की सरकार में हर हफ्ते कहीं ना कहीं कोई बम फटता था। मोदी सरकार में मोदी सरकार आने के बाद इमीडिएटली सर्विलेंस को बहुत प्रायोरिटी दी गई और एल्गोरिदम के माध्यम से सोशल मीडिया के अकाउंट्स, व्हाट्सएप चैट्स या जो भी और भी व्हाट्सएप एप्लीकेशंस हैं, चाहे वो टेलीग्राम हो, सिग्नल हो, स्नैपचैट हो, जो भी हो, उन सब पे सर्विलेंस होती है, ईमेल्स हो, और आपका ट्विटर, फेसबुक वगैरह, तो यूट्यूब वगैरह तो सर्विलेंस रहती है और वो एल्गोरिदम के माध्यम से होती है। अनलेस एंड अनटिल कोई स्पेसिफिक नाम आए या कोई स्पेसिफिक ग्रुप हो जिसको फिजिकली सर्विलेंस करना पड़ता है। उसका नतीजा ये हुआ कि 2014 से लेके आज तक भारत के मूलतः शहरों में कभी बम ब्लास्ट नहीं फटे। जो ट्रेन में, बस में बम, बाजार में बम फटते थे वो नहीं फटे। जो एक नॉर्म बन गया था पिछली सरकार में 10 साल की, अपनी सीटों के नीचे देख लें, आसपास देख लें, लावारिस वस्तु नाश छुएं, वो ये चीजें सुने हुए हमें 7 साल हो गए। तो देखिए, प्राइवेसी जो होती है ना, प्राइवेसी इज अ मिथ लाइक डेमोक्रेसी। अगर आप प्राइवेसी पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, आपको चिंता है, तो सबसे इम्पोर्टेंट है डिजिटल माध्यम टोटली छोड़ दीजिए। इसका और कोई सल्यूशन नहीं है। दूसरा ये है कि आप परेशान तभी होंगे जब आप कुछ गलत लिख रहे होंगे, बात कर रहे होंगे, बता रहे होंगे या कांटेक्ट में होंगे। मुझे भी पता है, मेरा भी फ़ोन सर्विलेंस पे रहता है, ऐसी बात नहीं है। मेरे को भी हो सकता है, ये भी सरकार, कोई मेरी घर की सरकार तो है नहीं, ये भी सरकार मुझ पे भी सर्विलेंस करती हो, लेकिन मैं कभी अपने फ़ोन में ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ। उसका मुख्य कारण ये है कि मैं कभी ना मैं बातचीत में गलत शब्दों का इस्तेमाल करता हूँ या गलत ट्रिक करता हूँ कि इसको गिराऊँगा, उसको गिराऊँगा, ना मैं किसी नक्शे में हूँ, ना मैं किसी ग्रुप में हूँ। मैं राष्ट्र के लिए काम करता हूँ, राष्ट्र के लिए लिखता हूँ। मैंने कभी तो मुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए आप मेरा फ़ोन जितना चाहें। दूसरी चीज़ ये है, जब आप इस सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, तो आजकल सारी सर्विलेंस सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही होती है। अब चाहे आप गूगल यूज़ करते हैं, गूगल के बारे में मैंने एक ब्लॉग लिखा था, एक पोस्ट करी थी मेरे ब्लॉग पे, कि अगर आपका फ़ोन एयरलाइन मोड में है या स्विच ऑफ है, तब भी वो इन्फॉर्मेशन गूगल को सप्लाई करता है। तो आज के टाइम में गूगल को, फेसबुक को, ट्विटर को, या जो भी और ऐप हैं, चाहे वो आपने लॉटरी के ऐप डाउनलोड कर रखे हों, गेम के ऐप डाउनलोड कर रखे हैं या पोर्नोग्राफिक ऐप डाउनलोड कर रखे हैं,
ये सारे ऐप जो हैं कहीं न कहीं आपकी सर्विलेंस करते हैं। उनको पता है आप कब कब घर में होते हैं, कब बाहर होते हैं, कहाँ जाते हैं, आपका रेगुलर रूट क्या है, आपकी रेगुलर आउटिंग प्लेस क्या है, आप कहाँ कॉफ़ी पीते हैं, कहाँ चाय पीते हैं, वो उनको पिन पॉइंट लोकेशन आइडिया है। आप सब गूगल मैप इस्तेमाल करते हैं अपनी गाड़ियों में जब भी आप जाते हैं। आप जब गूगल मैप इस्तेमाल करते हैं, आप बहुत सारा डेटा गूगल को देते हैं, वरना आप खुद सोचिए। मैंने हमेशा एक बात कही है, व्हाट कम्स देयर इज़ नथिंग कॉल्ड अ फ्री लंच। तो जब आप फ्री ऐप डाउनलोड करते हैं तो ऐप बनाने में लाखों करोड़ों का खर्चा आता है। तो आपको क्या लगता है कि ऐप कोई चैरिटी कंपनी है क्या? वो कहीं तो आपका डेटा लेके बेच रही होगी अपना पैसा बनाने के लिए, अपना इन्वेस्टमेंट रिकवर करने के लिए। ऐप बनाने के बाद उसको मेंटेन भी करना पड़ता है, उसको रेगुलर उसमें अपडेट्स भी देने पड़ते हैं। तो ये कोई फ्री में तो काम होता नहीं है, इसके पैसे लगते हैं, प्रोफेशनल्स इसके पीछे काम कर रहे हैं। दुनिया भर में जो सबसे अच्छा ऐप माना जाता है सर्वेलेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है पोर्नोग्राफिक ऐप। तो जो भी पोर्नोग्राफिक ऐप होते हैं, पॉर्न्स होते हैं, पॉर्न से क्योंकि पॉर्न आज का नहीं है, जब से मानव ने जन्म लिया है इस धरती पे तब से ये चीज़ है। और वो ऐप जैसे लॉटरी हो गई, जैसे जो फ्री के गिफ्ट मिलते हैं, फ्री वाउचर्स मिलते हैं और पॉर्न होता है, ये सबसे अच्छे ऐप माने जाते थे लगभग कह लीजिए 2014 से पहले सर्विलेंस के लिए। और उसके बाद आपका गूगल आ गया, उसके बाद आपका फ़ेसबुक आ गया, ट्विटर आ गया और बहुत सारे ऐप आ गए। और आप देख लीजिए एप्पल स्टोर पे देख लीजिए या गूगल प्ले पे देख लीजिए, सैकड़ों ऐप पड़े हुए हैं लॉटरी के बारे में। आपको क्या लगता है, आप कोई तोप मार खाएँ जिसको फ्री में लॉटरी मिल रही है? या आप कोई तो 30 मार खाएँ जिसको फ्री में गिफ्ट मिल रही है, वाउचर मिल रहा है? भाई साहब, कोई भी कंपनी, कोई भी दुकान भी वाउचर देती है ना आपको 1000 रुपए का, 500 रुपए का, तो वो इसलिए नहीं देती है कि वो आपको फ्री में देना चाहती है। वो इसलिए देती है ताकि आप फिर से आइए, 5000 रुपए की शॉपिंग कीजिए, 500 रुपए का वाउचर ले जाइए और 500 रुपए डिस्काउंट ले जाइए। तो नथिंग इन दिस वर्ल्ड इज फ्री, लेट्स अंडरस्टैंड दैट। अब सवाल आता है ये सॉफ्टवेयर क्या काम करते हैं। मैंने जैसे अभी बता दिया, इसमें कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस है नहीं कि आपको कुछ ऐप दिए जाते हैं, आपको कुछ ऐप पुश करे जाते हैं, आप वो ऐप डाउनलोड कर लेते हैं और वहाँ से ऐप के अंदर से घुस के आप फ़ोन का डेटा सारा निकाला जा सकता है। मेरे साथ कई बार इंसिडेंट हुआ है, जैसे मेरे को धमकियाँ मिलती हैं और कई बार मेरे को, जब मैं ट्विटर पे था तो मुझे ट्रोल किया जाता था बुरी तरह से। मैं कुछ नहीं कहता था और उसका कारण ये है कि मैं क्या बोलूँ, मतलब इस बारे में मैंने एक बार लिखा था कि मुझे आपका फ़ोन छूने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर मुझे आपका नंबर पता है, तो मैं आपके फ़ोन से आपकी फ़ोन बुक, आपकी ईमेल्स, आपके टोटल व्हाट्सएप चैट्स, जो भी एप्लीकेशंस, मैं एक्चुअली सिंपल टर्म में बोलूँ तो मैं आपके फ़ोन को अपने फ़ोन पे क्लोन कर सकता हूँ। और फिर आप कुछ भी करते रहिए, आपका फ़ोन एक बार मेरे फ़ोन पे क्लोन हो गया, फिर आप कितनी सीक्रेट चैट कीजिए, कितनी एन्क्रिप्टेड चैट कीजिए व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, सिग्नल पे, आपकी एक कॉपी मेरे पास होगी और रियल टाइम में होगी। तो देखिए, मैं सर्विलेंस को बुरा नहीं मानता हूँ, क्योंकि अपने राष्ट्र को सुरक्षित रखने के लिए सर्विलेंस आज की डेट में डिजिटल सर्विलेंस बहुत ज़रूरी है। और उसका सबसे बड़ा जो आउटकम है, जो उसका सबसे बड़ा नतीजा है, जो टेंजिबल रिज़ल्ट है, वो ये है कि पिछले 7 सालों में भारत में बम ब्लास्ट नहीं हुए। जो पहले हमारी एजेंसी ब्लास्ट होने के बाद इन्वेस्टिगेट करती थी, आज वो आप मटेरियल खरीद लीजिए ब्लास्ट का, आपको घर पे आके धर के पकड़ लेंगे। आपने देखा लखनऊ में अभी जो अरेस्ट हुए थे अल-कायदा के लोग, क्या थे? सर्विलेंस ही तो थी। सोशल मीडिया सर्विलेंस या फ़ोन की सर्विलेंस। अच्छा, सर्विलेंस ऐसे भी नहीं होती। एक हमारे मित्र थे, उनके पति थोड़े रसीले किस्म के थे, तो वो अक्सर मेरे को बोलते थे कि पता लगाओ मेरे हस्बैंड कहाँ हैं।
तो मैं उनको बता देता था 10-15 मिनट में कि आपके हस्बैंड कहाँ हैं। तो होता क्या था, मैं उनके फ़ोन की प्रॉक्सिमिटी देखता था, कहाँ पर वो फ़ोन है। फिर वो मेरे से पूछते थे किसके साथ है। तो फिर एक चीज़ होती है, एक टर्म यूज़ होती है, क्लोज़ प्रॉक्सिमिटी ऑफ अ फ़ोन। तो आपके फ़ोन के क्लोज़ेस्ट कौन-सा फ़ोन रखा हुआ है। जैसे आप टेबल पे बैठे हैं या बेड पे लेटे हैं, तो आप अपना फ़ोन अपनी साइड टेबल पे रखेंगे, और आपके फ़ोन अगर साइड टेबल पे है, तो जो आपके साथ आपकी महिला मित्र हैं या जो भी हैं, जो भी और कोई है, उनका बैग होगा या उनका फ़ोन होगा, वो भी साइड टेबल पे रखा होगा, या कहें तो कमरे में कहीं तो रखा होगा। तो वो हम प्रॉक्सिमिटी देखते हैं फ़ोन की क्या है, फिर उस फ़ोन को सर्च करते हैं वो फ़ोन किसका है। तो पता चल जाता है वो महिला का नाम क्या है, उस महिला की हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब निकल जाती है। राजनीति में भी ऐसा होता है, मान लीजिए एक पॉलिटिशियन है जिसका फ़ोन मैं सर्विलेंस कर रहा हूँ। अब आज कोई क्रिटिकल पॉलिटिकल रीज़न है और मैं ये देखना चाहता हूँ इसके क्लोज़ प्रॉक्सिमिटी में कौन से फ़ोन हैं, तो जितने भी फ़ोन उनके क्लोज़ प्रॉक्सिमिटी में होंगे, वो सारे फ़ोन मेरे पास आ जाएँगे। उन सारे फ़ोन के नंबर मेरे पास आ जाएँगे, नंबर जब आ जाएँगे तो मैं उन फ़ोन को खोल के देख सकता हूँ, ये कौन है, क्या कर रहा है, क्या डिस्कशन चल रहा है। जो मुझे पुराना फ़ॉलो करते थे ट्विटर पे, उनको अगर याद हो तो मैंने हमेशा समय से बहुत पहले और उसके लिए मुझे लोगों ने बहुत कुछ बोला भी, अपशब्द भी बोले, जैसे कि जो समझ में नहीं आते हैं, जिन लोगों को मैं समझ में नहीं आता हूँ, वो अपशब्द बोलते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैंने हमेशा बताया प्रियंका गांधी यहाँ है, राहुल गांधी ये डिस्कशन हो रहा है, सोनिया गांधी के साथ ये डिस्कशन हुआ, ये आज की मीटिंग में डिस्कस हुआ। अब ये कॉन्फिडेंशियल मीटिंग होती है। लेकिन अगर आपको कांग्रेस में किसी बहुत सीनियर व्यक्ति का अगर आपके संपर्क में हो, तो आप जाके उनसे पूछिएगा कि सोनिया गांधी ने अल्टीमेटली मीटिंग्स में इलेक्ट्रॉनिक फ़ोन्स या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक लाने से परहेज़ क्यों कर दिया? क्यों सारे फ़ोन उठा के बाहर जमा करने पड़ते थे और उसके बाद अंदर मीटिंग होती थी? वो जवाब अगर उस बंदे ने आपको ईमानदारी से दिया, तो वो एक ही बात बोलेगा कि गौरव प्रधान जो है, उसको हमारी खबर लगती थी। दूसरी बात आप ये लिख लीजिए, ये जो एडवांस सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ये स्विच ऑफ फ़ोन में भी काम करते हैं। यानी अगर आपको लगता है कि आपने फ़ोन अपना स्विच ऑफ कर दिया, अपने बेड पे रख दिया, अपने बेडरूम में रख दिया सोते वक़्त, अब आप कुछ भी बात करो, कुछ भी करो, कोई नहीं देख रहा है, कोई नहीं सुन रहा है, तो ये गलत बात है। क्योंकि जो इंटेलिजेंस के लोग हैं, जो टेक्निकल लोग हैं, जो सर्विलेंस में इन्वॉल्व्ड हैं, वो आपके स्विच ऑफ फ़ोन को स्विच ऑन कर सकते हैं। आपका माइक, आपका कैमरा स्विच ऑन कर सकते हैं। अ, मैंने एक आध बार मैंने भी ट्राई करा है, तो अ, ये बहुत फ़ीज़िबल है, और इसीलिए लोगों को अगर याद हो, मेरे पुराने ट्वीट्स मैंने हमेशा लोगों को एडवाइस करा कि रात को जब आप आपका फ़ोन स्विच ऑफ करके अपनी डाइनिंग टेबल पे, अपने लिविंग रूम में कहीं रख दो। अपने बेडरूम में अपना फ़ोन मत रखो, क्योंकि देखो 2 तरह के हैकर्स होते हैं या 2 तरह के सर्विलेंस होते हैं। एक हम जैसे होते हैं, या जो प्रोफ़ेशनल्स होते हैं या सरकारी होते हैं, वो वो प्रोफ़ेशनल्स होते हैं। उनको आपके पर्सनल लाइफ़ की, आपकी इंटीमेसी लाइफ़ की कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, जब तक कि वो नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट ना हो। और कुछ हैकर्स होते हैं जो आपकी पर्सनल लाइफ़ लेना चाहते हैं अपने फ़ोन से, ताकि वो आपको किसी रूप में पैसे के लिए या किसी और वजह के लिए आपको ब्लैकमेल कर सकें। उनका राष्ट्र की सुरक्षा से कोई लेना-देना नहीं होता है। इसलिए अपने फ़ोन को सुरक्षित रखने का यही तरीका है। और जो आपका मूल प्रश्न था, ये सॉफ्टवेयर कैसे काम करते हैं? तो गायत्री जी, ये तो टेक्निकल सब्जेक्ट है, इसमें बहुत हाई एंड टेक्नोलॉजी यूज़ होती है। लेकिन बस मैं यही कह देता हूँ कि
ये जो सॉफ्टवेयर हैं ये किसी और ऐप के माध्यम से आपके फ़ोन में या ऐप के माध्यम से आपके लैपटॉप में, डेस्कटॉप में, देखो लैपटॉप और डेस्कटॉप तो बहुत पुराना सर्विलेंस का तरीका हो गया। आज का जो नया सर्विलेंस का तरीका है वो है फ़ोन, क्योंकि 80% लोग अपना काम मोबाइल पे करते हैं, लैपटॉप और डेस्कटॉप पे ज़्यादा नहीं करते हैं। मेरा कहने का अर्थ है चैट का हो गया, या जैसे हम और आप अभी बात कर रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं। मैं लैपटॉप से हूँ क्योंकि मैं पुरानी पीढ़ी का इंसान हूँ। आप फ़ोन पे हैं क्योंकि आप नई पीढ़ी के हैं, आप लैपटॉप ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते। तो ये सर्विलेंस चलती रहेगी, चलती रहनी चाहिए, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है और इसमें मुझे कोई दोष दिखाई नहीं देता। एक सवाल जो मैंने कुछ एक आध क्लिप देखे थे, उसमें ये बात थी कि कुछ बड़े पत्रकारों के फ़ोन्स रिकॉर्ड्स पे हैं और सर्विलेंस हो रहे हैं। यहाँ 2-3 सवाल आते हैं कि इनको बड़े पत्रकार की ओहदा किसने दिया? भारत में क्या कोई संस्था है जो पत्रकारों की सीनियरिटी तय करती है? या ये तथाकथित दलाल हैं जो घबराए हुए हैं कि उनके फ़ोन सर्विलेंस पे है और हमें उनकी हरकतें पता हैं? तो सच बात ये है कि हमें हरकतें पता हैं, हम आप पे नज़र रखते हैं। अगर हमें नज़र रखनी है, वो गुजरात के महिला पत्रकार, अपने आप को तथाकथित महिला पत्रकार बोलती है जिसने किताब लिखी, या जो वो पत्रकार हैं जिनको मैंने खुद थप्पड़ मारा है न्यूयॉर्क में, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने आप को सो कॉल्ड बड़ा पत्रकार बोलते हैं, उन पे सर्विलेंस की ज़रूरत है। बरखा दत्त के सर्विलेंस की ज़रूरत है। जब कारगिल की लड़ाई हुई थी तो सैटेलाइट फ़ोन बरखा दत्त के पास था, क्या पाकिस्तान सैटेलाइट फ़ोन सर्विलेंस में नहीं था? वो सर्विलेंस में था, क्योंकि फ़ोन इस्तेमाल होता है लोकेशन आइडेंटिफिकेशन के लिए। और अगर मेरा काम ये है कि मुझे वही क्रिटिकल लोकेशन पे जाना है जो दुश्मन का टारगेट हो, तो मैं वहाँ जाता हूँ, टारगेट बताता हूँ और फिर चला आता हूँ। जब पठानकोट के अटैक हुए थे, और पठानकोट के अटैक से 2 दिन पहले जब बरखा दत्त उसी पानी के मार्ग से और पगडंडी के मार्ग से सड़क तक आई थी पठानकोट अटैक में, और 2 दिन बाद जब अटैक हुआ तो वही रूट आतंकवादियों ने लिया था, तो कहीं तो ये भी शक जाता है ना कि बरखा दत्त अपने फ़ोन की जीपीएस लोकेशन पूरी ट्रैकिंग प्रोवाइड कर रही थी दूसरी साइड को, ताकि रास्ता बताया जा सके। रास्ता आप कैसे दिखाते हो? आज के टाइम में तो यही तरीके होते हैं ना। तो अगर बरखा दत्त का फ़ोन या राजदीप का फ़ोन या राणा अय्यूब का फ़ोन या जितने और तथाकथित पत्रकार हैं उनके फ़ोन अगर सर्विलेंस पे हैं, तो मुझे कोई बुराई नहीं दिखती। अगर आपके अंदर चोर नहीं है तो आप डर किस बात का? और अगर चोर है तो डर बहुत अच्छा है। जी। सर, एक जो सबसे अभी इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने पहले कुछ एक पोस्ट में बताया, वो है अश्वनी वैष्णव जी के अपॉइंटमेंट को लेके। हाँ, तो उनका पेगासस के साथ क्या कनेक्शन है? मैम कुछ चीज़ें पब्लिक में नहीं बोलनी चाहिए, और मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो अपने नंबर बढ़ाने के लिए पब्लिक में बोल दूँगा, अगर मुझे पता भी है और जानकारी और है। लेकिन मैं हर चीज़ पब्लिक में बोलना पसंद नहीं करता हूँ, कुछ चीज़ें अपने तक रखता हूँ। दूसरी चीज़ आप यही याद रखिए, अश्विनी जी जो हैं वो टेक्निकल आदमी हैं, तो ऐसे समय में टेक्निकल की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि रविशंकर प्रसाद तो टेक्निकल के नाम पे डफर थे। ठीक है, उनको उनको बोलो कि किसी, जैसे उन्होंने एक बार कमेंट करा था कि आधार के डेटा को सिक्योर करने के लिए हमने कंपाउंड की वॉल को 10 फीट का कर दिया। भाई साहब इनसे जाके ये पूछिए 10 फीट की आप कंपाउंड की वॉल 50 फीट की कर दीजिए, उससे क्या डेटा थेफ्ट रुकता है क्या? चोर क्या दीवार फांद के आता है डेटा को चुराने? तो इसीलिए अश्विनी जी का होना वहाँ ठीक है, अच्छी बात है। ही इज़ अ टेक्निकल पर्सन, टेक्निकल नॉलेज है, अच्छी नॉलेज है उनको, और वो उस मंत्रालय को ज़्यादा अच्छी तरह से हैंडल कर सकते हैं। इससे ज़्यादा
का कुछ बोलना मुझे नहीं लगता मेरे लिए ठीक होगा, और कोई बोले तो मुझे कोई एतराज नहीं है। सबका अपना लोगों को अपने फॉलोअर्स भी बढ़ाने होते हैं सेंसेशनल न्यूज़ दिखा के। मैं थोड़ा अपने राष्ट्र के प्रति बहुत रिस्पॉन्सिबल हूँ, इसलिए मैं अपने फॉलोअर बेस बढ़ाने के लिए, अपनी फेम बढ़ाने के लिए जो चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए वो मैं नहीं बोलूँ। जी। जैसे अभी कहा जा रहा है ये टाइमिंग को लेके कि कुछ पॉलिटिकल मुद्दों से डाइवर्ट करने की कोशिश की गई है पेगासस का सीन क्रिएट करके। मैंने आपको कहा ना, ये इशू आज का नहीं है, ये 2017-18 का इशू है, और 19 में भी मैंने इस पे डिटेल में लिखा है। अगर आप टेलीग्राम पे हैं तो गौरव प्रधान आर्काइव नाम से एक चैनल है जो पहले चलता था, बंद हो गया मेरे ट्विटर अकाउंट के बाद। अगर आप उसमें सर्च करेंगे तो उसमें आपको वो ट्वीट्स मिल जाएंगे पुराने मेरे। ट्विटर पे मैं नहीं हूँ तो, पर मैं तो 2017-18 लिखता हूँ। हाँ, एक बात मैं आपको बता सकता हूँ कि 26 मई 2014 को रात को भारत में एक प्लेन लैंड हुआ था, और उस प्लेन में दुनिया के सबसे एडवांस सर्वेलेंस इक्विपमेंट आए थे भारत, इजराइल से। और सर्वेलेंस आज की नहीं है, 26 मई 2014 की आधी रात को सर्वेलेंस स्टार्ट हो गई थी। और उस लिस्ट में सारे बड़े नाम जो अपने आप को बड़ा मानते हैं उन सबके नाम है, जो राष्ट्र के अगेंस्ट जा सकते हैं, राष्ट्र के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं, हमारी इंटरनल सिक्योरिटी के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। इसमें करंट ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, करंट मिनिस्टर भी हैं, करंट पॉलिटिशियंस भी हैं। देखिए क्या होता है, आप अगर प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं तो जैसे कि मैंने कहा, आपको हायर करने से पहले आपकी बैकग्राउंड चेक होती है, और आज के टाइम में 9/11 के बाद सबकी होती थी। मेरी भी कई बार हुई है, जब भी मैंने HP ज्वाइन करी 9/11 के बाद, तब भी मेरी हुई। मैंने कॉग्निसेंट ज्वाइन करी तो हुई, मैंने सत्यम ज्वाइन करी तो हुई। मैंने अपनी कंपनी जब साउथ अफ्रीका में करी तब भी मुझे करवानी पड़ी इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स से, क्योंकि मेरे प्रोजेक्ट्स अमेरिकन कंपनीज के साथ जुड़े हुए थे। तो ये सर्विलेंस होती है। उसके अलावा जो कॉर्पोरेट्स होते हैं, जहां आपके खास तौर से बड़ी कंपनियों में, जहां आपके एम्प्लॉयज कोई क्रिटिकल रोल हैंडल कर रहे हो, सोर्स कोड का काम हो या टेंडर्स की डील्स करते हैं, टेंडर्स लिखते हैं, कॉस्टिंग करते हैं, प्रोजेक्ट कॉस्टिंग करते हैं, इत्यादि इत्यादि जो क्रिटिकल काम होते हैं, तो कंपनी भी थर्ड पार्टी सर्विलेंस कंपनी को यूज करती है उन लोगों पे नजर रखने के लिए कि कहीं वो कंपनी की सीक्रेट्स, बिजनेस सीक्रेट्स किसी और कंपनी के साथ ट्रेड ऑफ तो नहीं। तो ये आज का नहीं है, आदिकाल से मानव इतिहास में सर्विलेंस रही है। उसका रूप स्वरूप समय के हिसाब से बदलता रहता है। मॉडर्न एरा में जैसे जैसे डिजिटल टेक्नोलॉजी और एडवांस होगी, सर्विलेंस और बढ़ेगी। आपको अगर आपको लगता है कि आप सर्विलेंस से बचना चाहते हैं, तो मैंने अभी कल शायद लिखा था अपने टेलीग्राम पे, एक 10 पॉइंट लिखे थे कि आप कैसे सर्विलेंस से बच सकते हैं। कृपया मेरे टेलीग्राम पे चाहिए, वो पढ़िए, मैंने प्रोफेशनल एडवाइस दी है, आप उससे बच सकते हैं। जी। इससे जो क्वेश्चन है वो ये आईफ़ोन को लेके लोग बहुत एक्साइटेड रहते हैं कि आईफ़ोन इज़ वेरी वेरी सिक्योर्ड, वहाँ पे डेटा हैक नहीं हो सकता है, वहाँ से निकाला नहीं जा सकता है। आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैम, ये सवाल जो है ना, ये जो लॉजिक है, ये जनरली वो इलीट लोग देते हैं जिनमें खोपड़ी नहीं होती, क्योंकि आईफोन प्योरली मैन्युफैक्चर होता है आउट ऑफ चाइना। आईफोन का डेटाबेस भी चाइना में है। चाइना के अंदर अगर आप कोई भी काम करते हैं तो आपका कोई भी डेटा कितना भी सीक्रेट क्यों ना हो, वो चाइनीज मिलिट्री से छुपा हुआ नहीं होता। रहा सवाल, ये बहुत मूर्खतापूर्ण तर्क है जब लोग बोलते हैं कि आईफोन सेफ है। क्या आईफोन पे आप ट्विटर इस्तेमाल नहीं करते, आप फेसबुक इस्तेमाल नहीं करते, आप व्हाट्सएप इस्तेमाल नहीं करते, आप गूगल मैप इस्तेमाल नहीं करते, आप जीमेल इस्तेमाल नहीं करते? आप ये सब करते हो। तो जब जब सर्वेलेंस सॉफ्टवेयर, इन सॉफ्टवेयर के माध्यम से राइड होके ही अंदर जाना है, ठीक है, वो किसी ईमेल के माध्यम से हो, किसी SMS के माध्यम से हो,
कोई इनवाइट के माध्यम से हो, कोई ट्वीट के माध्यम से हो, तो उसको आईफ़ोन कैसे बचाएगा? और मेरा पर्सनल जो मतलब मैं आपको बताऊँ, मैं ऐसे शब्द इस्तेमाल नहीं करता हूँ, क्षमा करें, बट आपको क्या लगता है कि मेरी सामर्थ्य इतनी नहीं है कि मैं आईफ़ोन अफ़ोर्ड कर सकूँ? जब मैं मैकबुक प्रो यूज़ करता हूँ बहुत हाई एंड, तो क्या आपको लगता है कि मेरी सामर्थ्य इतनी नहीं है कि मैं आईफ़ोन यूज़ करूँ? लेकिन मेरे पास आईफ़ोन नहीं है, मेरे पास सैमसंग का फ़ोन है। और उसका मुख्य कारण ये है कि सैमसंग का 95% जो इक्विपमेंट, जो उसके कंपोनेंट प्रोक्योरमेंट है, वो ईदर कोरिया से है या भारत से बनी हुई है, वो चाइना से बनी हुई नहीं है। तो सर्विलेंस, डिजिटल वर्ल्ड में सर्विलेंस सब होता है। अभी आज भी एक खबर थी, फ्रेंच प्रेसिडेंट को मोरक्को ने इस इज़राइली जो कंपनी है, एन से कुछ कंपनी, एनसीओ क्या, उसी के माध्यम से उनको सर्विलेंस करा था, उनका सर्विलेंस था। अब डिफेंस डील हो रही है तो सर्विलेंस होता है। आप कोई भी जियोपॉलिटिकल इवेंट में सर्विलेंस होता है। मैं अपने बिज़नेस राइवल पे ध्यान रखता हूँ, उसके पॉलिटिकल चीज़ों पे ध्यान रखता हूँ। तो आप ये देखो ना, भारत में 7 साल में बम ब्लास्ट नहीं हुए, ट्रेन में नहीं फटे, बम बस में नहीं फटे, कोई प्रोटेस्ट लॉन्ग टर्म सक्सेसफुल नहीं हो रही है, कोई डिसेंट जो है, जो आईएसआई स्पॉन्सर है, या आपके जो परम प्रिय, एक सबसे परम प्रिय व्यक्ति हैं भारतीय नेशनलिस्ट के, जिनका नाम है जॉर्ज सोरोस अंकल, उनके द्वारा जो लोग कहते हैं स्पॉन्सर्ड है। तो ये सारी चीज़ें कैसे अगर हम न्यूट्रलाइज़ करेंगे, अगर हमें पता नहीं चलेंगी, तो हमें उसको न्यूट्रलाइज़ करने के लिए एडवांस इन्फॉर्मेशन चाहिए। आप ये देखो, पिछले 7 साल में कर्नाटक का चुनाव, बंगाल का चुनाव और अनपढ़ लोगों के हिसाब से ट्रम्प का चुनाव 2020 का, ये मेरी 3 ही तो गलतियाँ हैं ना सोशल मीडिया पे। इसके अलावा मैंने जो भी लिखा है, वो सब सत्य हुआ है। अब चुनाव का तो फ़ोन सर्विलेंस से कोई लेना-देना है नहीं, क्योंकि ये तो डेटा साइंस है। कई कर्नाटक में जो छुट्टी मनाने लोग चले गए और जिसकी वजह से 8 सीटों का नुकसान हुआ, वो मैं कैलकुलेट नहीं कर पाया। बंगाल में मैं बिल्कुल सही था, लेकिन लास्ट मिनट जो एक साधु जी की वजह से पोलराइज़ेशन हुआ, उसको डेटा कैलकुलेट नहीं कर पाया, और डेटा कैलकुलेट कर नहीं सकता। ट्रम्प का भी मैं बिल्कुल सही था, लेकिन जो डेटा साइंस है वो फ्रॉड को तो डिस्काउंट नहीं करती है, वो फ्रॉड को तो उसमें नहीं लेती है, तो वहाँ मैं गलत हुआ। लेकिन उसके अलावा मैं कहाँ गलत हूँ? और इसीलिए मैं कहता हूँ कि मेरी सारी सर्विलेंस, मैं कोई प्रेडिक्ट नहीं करता, मैं कभी प्रेडिक्शन नहीं करता, मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, मैं आपको इंटेलिजेंस इनपुट देता हूँ। और मेरे इंटेलिजेंस इनपुट कहाँ गलत हुए? पुलवामा में मैंने आपको 1 हफ्ता पहले बता दिया था, लेकिन वही है कि हमारी एक लिमिटेड हमारे मतलब रेस अगेंस्ट टाइम है। अगर हम इंटेलिजेंट हैं, तो जो लोग देश के लिए, देश को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं, वो भी इंटेलिजेंट हैं, उनको कम तो समझना नहीं चाहिए। तो हम पुलवामा में ये कैलकुलेट नहीं कर पाए कि आरडीएक्स कहाँ से आएगा और पिन पॉइंट लोकेशन क्या होगी। लेकिन हमें ये पता था आरडीएक्स आना शुरू हो गया है, और जब आरडीएक्स आना शुरू हो गया, 10 ग्राम 20 ग्राम के हिसाब से बच्चों की जेबों में डाल के, महिलाओं की जेबों में डाल के स्मगल हो रहा था। वो 6 महीने 7 महीने कलेक्ट होता रहा, उसके बाद उसका इस्तेमाल हुआ। तो और जहाँ तक सर्विलेंस की बात रही मैडम, इंफॉर्मेशन ब्यूरो हो, इंटेलिजेंस ब्यूरो हो, रॉ हो, मिलिट्री इंटेलिजेंस हो, सीबीआई हो, ईडी हो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो, सब अपने लेवल पे, अपने दायरे में, अपने जो उनका कार्य क्षेत्र है, उसमें वो सर्विलेंस करते हैं। मेरे से लोग पीएफआई के बारे में बोलते हैं, मैं कभी जवाब नहीं देता, क्योंकि हम सर्विलेंस करते हैं। हम नज़र रखे हुए हैं, समय नहीं आया, जब समय आएगा तो मैं बता दूँगा।
उससे पहले मैं समय से पहले नहीं बोलना चाहता। जी। तो तो खैर, जो आपका मूल प्रश्न था ये कि आईफ़ोन सेफ है, इससे बड़ा मिथ और कोई नहीं होगा। फ़ोन कोई भी हो, आईफ़ोन हो, सैमसंग हो, चाइना का हो, इंडिया का हो, कोई फ़ोन सेफ नहीं है। स्मार्टफ़ोन तो टोटली अनसेफ है। अगर कुछ लेवल की सेफ्टी है, तो वो जो पुराने नोकिया के फ़ोन आते थे 3310, 1110, वही सेफ हैं, लेकिन वो केवल उस हद तक सेफ हैं कि आप ऐप डाउनलोड नहीं कर पा रहे। अ, आपका डेटा बाहर नहीं जा रहा, लेकिन जहाँ तक आपकी लोकेशन है, जहाँ तक आप किससे बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, आपकी फ़ोन बुक क्या है, आपके एसएमएस क्या है, वो तब भी पता चल सकता है। जी। सर, पेगासस ने ये बात कही है कि वो डिफेमेशन का केस डालेंगे द वायर के अगेंस्ट में, जो इन्होंने टॉपिक उठाया है। अभी शायद आज की ही न्यूज़ है। अरे मैम, जस्ट अपलोडेड। ये ये सारी चीज़ों में मैं नहीं जाता। ये जी। परसेप्शनल चीज़ें होती हैं। पेगासस भी जानता है वो क्या कर रहा है, वायर भी जानता है वो क्या कर रहा है। वायर अपने आप देख लीजिए, वायर की क्रेडिबिलिटी क्या है, वायर में कौन है? हर वो पत्रकार वायर से जुड़ा हुआ है जो परेशान है इस सर्विलेंस के नाम से। क्योंकि उन्होंने गलत किया है, वो दलाली कर रहे हैं, इसलिए वो परेशान हैं, इसलिए वो लिखते हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप मुझे पढ़ो, या आप लोग जो दर्शक हैं, मैं उनसे नहीं कहूँगा कि आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे सब्सक्राइब करो। मैं बस इतना कहूँगा कि मैं वो चीज़ें नहीं लिखता हूँ, जो राष्ट्र के लिए इम्पोर्टेंट नहीं हैं, जो परसेप्शनल हैं, जो पॉट शॉट जिन्हें बोलना चाहिए, पॉट शॉट न्यूज़ जो होती हैं, वो मैं नहीं लिखता। और इसीलिए ये आपने मेरे को बोला, फ़ोर्स करा इस सब्जेक्ट पे बात करने के लिए, तो मैं कर रहा हूँ। मेरे लिए इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है ही नहीं, टू बी ऑनेस्ट। जी। सर, कई व्यूअर्स भी ये चीज़ पूछ चुके हैं कि आखिर वो कौन सा पॉलिटिकल सब्जेक्ट है जिससे अवॉइड करने के लिए या जिससे डिफ्लेक्ट करने के लिए पेगासस को उठाया गया अभी। ये मैडम, और ये ऐसा एज़ सच कुछ नहीं है। आप देखो, राजनीति में कोई ऐसा पॉलिटिकल सब्जेक्ट नहीं आता है। पहली चीज़ तो कुछ क्रिटिकल बिल आने हैं, तो मोदी सरकार को जितना आप डिफेम कर सकते हैं, लोगों को में डिवाइड क्रिएट कर सकते हैं, वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल पे जाके मेरा एक वीडियो पड़ा हुआ है, ये 2019 के इलेक्शन से 7-8 दिन पहले का है, इलेक्शन शुरू होने से। और मैंने उसमें बताया था 2019, 2022 और 2024 की कांग्रेस की स्ट्रैटेजी क्या होगी। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ, आप लोग जाइए, वो वीडियो को देखिए, और उसके बाद ध्यान से सोचिए 2019 के बाद अभी तक जो भी हुआ है, वही हुआ है जो मैंने आपको बताया था। तो देखो क्या है कि कांग्रेस पार्टी में आज के तारीख में अकल किसी के पास नहीं है, क्योंकि अकल की ठेकेदारी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी के पास है। और सच मानिए, ये जो 3-4 लोगों का परिवार है, एक भारत का अनपढ़ गरीब किसान भी इनसे ज्यादा इंटेलिजेंट व्यक्ति है। ये जो 4 लोगों का परिवार है, ये अपने दिमाग से काम नहीं करता है। इसका दिमाग की डोर बाहर के देशों में लोगों के हाथ में है। ये माँ बेटा बेटी हर रेगुलर इंटरवल पे बाहर जाते हैं, बाहर से फीडबैक लेते हैं, इंस्ट्रक्शंस लेते हैं, और फिर अप्लाई होता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे मैंने शायद 26 दिसंबर 2020 को सोनिया गांधी और राहुल गांधी देश के बाहर गए थे, और मैंने लिखा था कि इनके लौटने पे वायलेंस होगा, दिल्ली में होगा, 26 जनवरी को होगा। क्योंकि इनको पीछे से इंस्ट्रक्शंस मिली थी कि 26 जनवरी को हमें अनरेस्ट क्रिएट करना है। और इनका लॉजिक ये था कि अगर हम 26 जनवरी को अनरेस्ट क्रिएट करेंगे,
तो भारत की सरकार रिटेलिएट करेगी, क्योंकि 26 जनवरी कोई छोटा-मोटा वो नहीं है, हमारा गणतंत्र दिवस है, तो भारत सरकार रिटेलिएट करेगी। वो पुलिस से करे, आर्मी से करे, पर वो रिटेलिएट करेगी। रिटेलिएशन में 150 लोगों की जानें जाएंगी और इस देश में नुकसान होगा। वो जो आग भड़केगी, उस आग को फिर भारत सरकार कंट्रोल नहीं कर पाएगी। और जो किसान मूवमेंट है, जिसके बारे में मैंने आपको अप्रैल 2020 में बता दिया था सिविल अनरेस्ट करेंगे, और वो 26 जनवरी को हुआ, तो उनका ये था कि इससे सिविल अनरेस्ट को फ्यूल करा जा सकता है। और जैसे इजिप्ट अपराइजिंग हुआ था, या जो और दुनिया भर में इस ट्विटर के माध्यम से हुए थे, जैसे ब्लैक लाइफ मैटर अमेरिका में हुआ था ट्रम्प को हटाने के लिए, हम आराम से सरकार को पुल डाउन कर सकते हैं। और अगर जैसा उन्होंने सोचा वैसा हुआ होता, उसके बाद आपने देखा था ग्रेटा की ये टूल किट आई थी, और वो टूल किट के बारे में भी मैंने आपको एडवांस में बताया था। तो आप ये देखो, पूरा आइडिया ये था कि सिविल अनरेस्ट हो, और अगर सिविल अनरेस्ट उनके सोच के हिसाब से हो गई होती, तो सरकार कब की गिर चुकी होती। लेकिन सरकार ने क्या करा, सरकार ने कहा जिसको जो करना है करो, हम कुछ नहीं करेंगे, हम एक गोली नहीं चलाएंगे। वो जो, और हमेशा मैंने लिखा, ये लोग केवल एक मौत, पब्लिक मौत चाहते थे, एक पब्लिक डिस्प्ले ऑफ फायरिंग चाहते थे, जहां बंदे को गोली लगे और गिरे, ताकि उसका इमोशनल सीन क्रिएट किया जा सके। और हमेशा एक चीज बताइए मैंने लोगों को, कि इन लोगों के पीछे जो इनका सबसे बड़ा हथियार है अनरेस्ट क्रिएट करने के लिए, वो लेफ्टिस्ट नहीं है, वो कांग्रेसी नहीं है, वो राइट विंग है। क्योंकि राइट विंग उतावला विंग है, ये अपने दिमाग से नहीं सोचता है, ये परसेप्शन ड्रिवन है, नैरेटिव ड्रिवन है, ये हेडलाइन पढ़ के आता है, ये तथ्यों की रिसर्च नहीं करता, और ये आपस में जुड़ा हुआ नहीं है। ये हिंदू समाज जो हमारा है ना, इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जब दो हिंदू मिलते हैं, तो वो बात करते हैं कांग्रेस वर्सेस बीजेपी, और जब दो मुसलमान मिलते हैं, तो वो बात करते हैं कि बीजेपी को कैसे हटाना है। तो हमेशा, जैसे कि मैंने बोला है, कि राइट विंग जो है, कांग्रेस के हाथ में सबसे अच्छा हथियार है मोदी के खिलाफ। और इसीलिए अगर आपने देखा हो पिछले साल ग्रेटा के टूल किट के वक्त, कहीं कोई चुनाव तो हो नहीं रहे थे, लेकिन उसके बाद 5 लाख की फौज खड़ी करी राहुल गांधी ने, राइट। इस साल करी, इसी साल करी, हाँ, इस साल, पिछले साल नहीं, इस साल करी थी। 5 लाख की फौज क्रिएट करी। आपको विश्वास नहीं होगा, 5 लाख में 4 लाख राइट विंग है इस फौज में, और ऐसे कुछ तथाकथित बुद्धिजीवी, और जिसमें सरकारी बाबू भी आते हैं, छोटे पॉलिटिशियंस भी आते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट भी आते हैं। आप इनके बदलते हुए रंग आजकल आपको ट्विटर पे दिख जाएंगे, इनके यूट्यूब चैनल्स पे दिख जाएंगे। तो इसीलिए ये सर्विलेंस जरूरी होती है। गायत्री मैम, मैं बहुत जिम्मेदारी से एक बात बोलना चाहता हूँ। 2013 से आज तक ये तो सब लोग जानते हैं कि मेरा राजनीतिक महत्वाकांक्षा कुछ नहीं है। ये सब लोग जानते हैं कि मेरी कोई पब्लिक लाइफ में कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, कोई कॉन्ट्रैक्ट की, पोस्ट की, पोजीशन की, या किसी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में जाने की, या किसी और माध्यम से। मैं किसी से मिलता नहीं हूँ, किसी से बात नहीं करता हूँ, मेरा फोन हमेशा साइलेंट पे रहता है। लेकिन 2013 से मैंने बड़ी जिम्मेदारी के साथ जिन जिन लोगों पे हाथ रखा, ठीक है, मुझे गालियां सुननी पड़ी शुरुआत में, लेकिन आज मैं उन सभी लोगों पे सत्य साबित हुआ हूँ। और मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ विश्वास दिलाता हूँ, मेरा पर्सनल किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कुछ नहीं। मेरा ध्येय केवल मेरा राष्ट्र है और मेरा सनातन धर्म है। और मैं अगर किसी पे हाथ रखता हूँ,
तो बहुत रिसर्च के बाद रखता हूँ, चाहे वो मेरा अपना ही क्यों ना हो। मैंने 2013 में बरखा दत्त पे जब सबसे पहले लिखना शुरू करा, तब वो युवा दिलों की धड़कन हुआ करती थी, और मेरी धड़कनें लोगों ने बंद करने की कोशिश करी, उनका नाम उनको एक्सपोज करने पे। आज क्या मैं गलत हूँ? सुब्रमण्यम स्वामी के बारे में मैंने लिखा, लोगों ने मेरे को बहुत ट्रोल करा। मेरे मेरे घर वालों को आप बिलीव नहीं करेंगे क्या क्या कमेंट आए, प्रोस्टिट्यूशन से लेके, ब्रॉथल से लेके। मेरी बात ही छोड़ दीजिए, मैं तो बिका हुआ आदमी हूँ, मोदी भक्त हूँ। लेकिन क्या मेरी बात गलत हुई? आज सुब्रमण्यम स्वामी जो लिख रहे हैं, क्या वो मैं गलत हूँ? ऐसे एक नहीं, बहुत से नाम है जो मैं अभी लेना नहीं चाहता, लेकिन उन लोगों ने अपने रंग बदले हैं। ये सब सर्वेलेंस का ही खेल है जो हम करते हैं, जो भारत की इंटेलिजेंस एजेंसियां करती हैं। किसी रूप में मेरे पास भी इंफॉर्मेशन आती है, जो इंफॉर्मेशन मैं बता सकता हूँ जिम्मेदारी के साथ राष्ट्र को, जो मुझे लगता है कि बता देनी चाहिए, वो मैं बता देता हूँ। 90% पेट में चबा जाता हूँ। जी सर, क्योंकि सर्विलेंस की बात हो रही है और एक जो चीज़ उठाई जा रही है ऑपोजिशन की तरफ से या बाकी लोगों की तरफ से, वो ये है कि मोदी सरकार इज किलिंग डेमोक्रेसी, मोदी सरकार इज किलिंग डेमोक्रेसी। तो ये तो मनमोहन सिंह सरकार तो जस्टिफाई करते थे, आपने पहले भी कहा, पर मैडम, किस। जी। प्राइवेसी इज ए मिथ लाइक डेमोक्रेसी। जो लोग डेमोक्रेसी की आज बात कर रहे हैं, इनसे पूछिए कि इमरजेंसी के टाइम पे डेमोक्रेसी कहाँ थी। एग्जैक्टली। इनसे पूछिए कि सत्ता में रहने के लिए इंदिरा गांधी को मरवाना क्या डेमोक्रेसी थी? सत्ता में रहने के लिए हारते हुए राजीव गांधी को मरवाना और चुनाव जीतना क्या डेमोक्रेसी थी? इनसे पूछिए 1984 में हजारों सिखों के जिंदा सिखों के गले में जलते हुए टायर डाल के उनको जिंदा जला देना, क्या वो डेमोक्रेसी थी? इनसे पूछिए गोधरा में कांग्रेस के नेताओं द्वारा कार सेवकों को जलाना, क्या वो डेमोक्रेसी थी? किस डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं आप? डेमोक्रेसी है कहां? और मैं, जैसे कि सुभाष चंद्र बोस ने एक बार बोला था कि भारत में आजादी के बाद डिक्टेटरशिप चाहिए कम से कम आपको 10 साल, क्योंकि लोगों में डिसिप्लिन नहीं है। आप फ्रीडम की बात करते हैं, लेकिन फ्रीडम विदाउट डिसिप्लिन इज डिजास्टर। तो आप किस डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं? आप चुनाव हो रहे हैं उसको डेमोक्रेसी बोल रहे हैं। नरेंद्र मोदी कोई अपने आप तो आए नहीं थे। नरेंद्र मोदी ने आपके गर्दन पे हाथ तो डाला नहीं था, आपको फांसी पे तो लटकाया नहीं था कि उनको वोट दो। तो अगर वो चुन के आए हैं तो आप उन पे सवाल कर रहे हो, ये डेमोक्रेसी है आपकी? तो आप किस डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं भाई? अपना ग्रेबान देखो क्या होता है। सच जानने की एक जगह जो सबसे अच्छी जगह होती है ना, वो अपना ग्रेबान भी झांकना होता है। तो ये बकवास है, ये राहुल गांधी और इन लोगों के बस की। देखो एक चीज मैं बता दूं, 2022 योगी बाबा फिर से आ रहे हैं और 2024 भाजपा फिर से आ रही है। अब आप जितने कपड़े फाड़ के नाचना चाहते हो आप नाचो, हम आपका नाच देखने को तैयार हैं, क्योंकि भारत की जनता को इंटरटेनमेंट की बहुत जरूरत है। बेचारे इतने स्ट्रेसफुल लाइफ में रहते हैं, कुछ इंटरटेनमेंट भी हो जाए। तो राहुल गांधी उस रोल में बहुत फिट है और वो अपना चालू रखे, हमें कोई इतराज नहीं है। सर, एक हमारे व्यूअर है किशोर दा, उनका एक क्वेश्चन है कि why only in India that Pegasus is being taken so seriously? Why not in other countries? अरे बाबा, कोई सीरियसली नहीं ले रहा है। सीरियसली ये जो बनाया उतावले जा रहा है। शेख चिल्ली बैठे हुए हैं सोशल मीडिया पे, ये ले रहे हैं।
मतलब वो मैंने तो रिपोर्ट खाली भी नहीं पढ़ी खाली थी। दिमाग, खाली दिमाग शैतान का वाले स्टाइल बस में। खाली दिमाग, फालतू का दिमाग है, शैतान का घर है, अकल वकल तो किसी के पास है नहीं। पेगासस का मतलब भी नहीं पता, सॉफ्टवेयर कैसे बनता है किसी को नहीं पता। एक हेडलाइन चली, सबने नाचना शुरू कर दिया। राइट विंग जो है वो रायता विंग जो है वो चलता कूदता रहता है, क्योंकि वो इस मूड में रहता है मुझे पैसे कौन दे दे। आजकल बहुत से तथाकथित बुद्धिजीवी हैं सोशल मीडिया में जो पैसे के लिए अपना अपना ईमान बेच दिया उन्होंने। जी। तो यहाँ तो हम पैसे के लिए काम करते हैं मैडम। मैं चैलेंज देता हूँ पूरी दुनिया, पूरे भारत को, और भारत सरकार को, और भारत सरकार की हर एजेंसी को, आप मेरे घर आइए, मैं अपने सारे बैंक अकाउंट आपके अपने लैपटॉप पे या आपके लैपटॉप पे खोल दूंगा। आप मुझे एक एंट्री दिखा दें जहां मेरे में क्रेडिट गलत हुआ है जिसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, तो मैं हर वो सजा भुगतने को तैयार हूं जो आप मुझे दीजिए, और प्लीज उसको पब्लिक भी कीजिए ताकि लोग भी मुझे मारें। क्योंकि मैडम मेरा मन साफ है। कल मेरे चैनल पे आप आई थी, बहुत सारे लोगों ने सवाल भी पूछे थे। आपको एक एंट्री दिखी जहां किसी ने $40, $50, ₹100 दिए हों सवाल पूछने के लिए? मेरा चैनल मोनेटाइज है ही नहीं, मुझे नहीं कमाना है भाई। मेरी औकात $2000-3000 की नहीं है भाई, मैं बहुत तोपची चीज हूं। मैं मैं वो इंसान नहीं हूं जो 1000, 2000, 5000, 1 लाख, 2 लाख में बिक जाए। मेरे को बेचने के लिए पहले 100 करोड़ इकट्ठे कर लो, और उसके बाद भी मेरा मूड होगा। क्योंकि राष्ट्र के साथ गिरवी, राष्ट्र के साथ और सनातन के साथ मैं नहीं बिक सकता, जान दे दूंगा। और राम जी ने, भगवान राम की कृपा ने इतना पैसा तो दिया है कि चुपचाप घर के कोने में बैठ के 2 वक्त की अच्छी स्वच्छ रोटी वेजिटेरियन खा सकता है। इससे ज्यादा मेरी जरूरत है नहीं जिंदगी में। तो ये उतावलापन जो आप बोल रही हैं, ये भारत में इसलिए है क्योंकि एक बहुत बड़ा कुंभा है जो जो इस इंतजार में बैठा रहता है कि मुझे ट्वीट करने के, पोस्ट लिखने के कोई पैसे दे दे। और बहुत से ऐसे हैं, और ये पहले भी उजागर हुआ है मेरे द्वारा नहीं, और लोगों के माध्यम से, कि यहाँ पर रेट कार्ड है। अगर आप ब्लू टिक होल्डर हैं तो आपको 50,000 से लेके लाख रुपए तक पर ट्वीट मिल सकता है। आप औरों की बात छोड़ दीजिए, वो एक लड़की है ना जो कपड़े उतार के नाचती है, पता नहीं क्या नाम है, आर से कुछ नाम है, वो फार्मर के प्रोटेस्ट के टाइम पे बड़ी फेमस हुई थी, विदेशी है, क्षमा कीजिएगा मैं नाम भूल गया, आर से कुछ नाम है, उसके कुछ 100 मिलियन फॉलोअर हैं ट्विटर पे। उसने $2.5 मिलियन लिया था ट्वीट लिखने के लिए फार्मर प्रोटेस्ट के फेवर में। जिंदगी में कभी खेत में पैर रखा नहीं होगा, अरहर दाल और तूर दाल में फर्क बता नहीं सकते। अरे गन्ना और बांस में फर्क नहीं बता सकते, आप तूर दाल और चना दाल तो छोड़ ही दीजिए, गन्ने और बांस के पेड़ और घास में फर्क नहीं बता सकते। तो मैडम मैं बहुत शांत हूँ, मैं सच्ची बताऊं, मेरे से ज्यादा शांत इंसान आपको कोई नहीं मिलेगा। मुझे कोई भड़का नहीं सकता, मुझे कोई बरगला नहीं सकता, और मुझे कोई गुस्सा दिला नहीं सकता। लेकिन हाँ, अगर मेरे कैरेक्टर पे कोई उंगली उठाएगा और फिर मैं अगर पीछे पड़ गया, तो आप ये लिख के रख लो कि आपकी कुंडली मुझसे बची हुई नहीं है। फिर मैं दिखाऊंगा मैं असली चीज हूं क्या। बाकी आप लोग हैं फ्रॉड बोलते हैं, चीट बोलते हैं। आजकल एक नया नाम आ गया है बाजार में, मास्टर स्ट्रोक वादी। बड़ा अच्छा नाम है, मुझे बहुत अच्छा लगा, सच्ची बता रहा हूँ। जितने जितने मेरे नाम है ना, उसमें ये नाम मुझे सबसे अच्छा लगा, मास्टर स्ट्रोक वादी। इसका बहुत बड़ा फायदा है, जब लोग बोलते हैं कि मास्टर स्ट्रोक वादी ने ऐसा बोला, तो लोग सर्च करते हैं कि ये मास्टर स्ट्रोक वादी कौन है।
फिर जब उससे पता चलता है कि ये तो गौरव प्रधान है, अरे गौरव प्रधान अभी भी एक्टिव है, पर वो तो ट्विटर पे नहीं है। तो एक ऑरा क्रिएट होता है, अच्छा वो लिखते कहाँ हैं? तो फिर लोग बताते हैं कि भाई वो टेलीग्राम में लिखते हैं। तो मेरा फ़ायदा ये होता है कि मेरे टेलीग्राम के सब्सक्रिप्शन बढ़ जाती है। तो मैं तो उनको प्रणाम करता हूँ, उन बड़े-बड़े बुद्धिजीवी लोगों को। आप मेरा जो भला कर रहे हैं ना, आपको उम्मीद भी नहीं है। मैं आपका आपका बहुत बड़ा शुभचिंतक हूँ, आपको बहुत बधाई देता हूँ। जी। सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आज का सेशन इंटरेस्टिंग था, काफ़ी इंटरेस्टिंग था, काफ़ी सारी चीज़ें हमें पता नहीं थी, बट थैंक यू सो मच, आप आए, आपने इतना समय निकाला। और हम दोबारा जुड़ेंगे फ्राइडे को हॉट फ्राइडे टॉपिक के को क्या है? साथ। सर, दिग्विजय टॉपिक, दिग्विजय सिंह का मैंने टॉपिक। आपको प्रॉमिस नहीं करा है। सर ठीक है, हम बाद में बात करते हैं सर। ठीक है, चलो, ओके सर। ओके। जय जय श्री श्री राम राम, सर। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। जय हिंद सर।